वेलकम टू टॉपर की पाठशाला। आज हम ग्रुप डी के 16 दिसंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे सामने ये प्रश्न पत्र है, यह सिर्फ कुछ सवालों का सेट नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि आज के भारत में किन विषयों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें करंट अफेयर्स और विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण देखने को मिला। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे हाल की बड़ी घटनाओं की नब्ज पकड़ते हैं। बिल्कुल, और इस बार एक हैरान करने वाली बात भी हुई। काफी समय बाद इस परीक्षा में एक क्लासिक स्टैटिक जीके का सवाल पूछा गया। अच्छा जी, ये अब तक के ट्रेंड से थोड़ा हटकर है, जो ज्यादातर करंट अफेयर्स पर ही फोकस्ड रहता था। मुझे लगता है कि ये विश्लेषण सिर्फ जवाब जानने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि परीक्षा लेने वालों की सोच मतलब किस दिशा में जा रही है। तो चलिए इसी सोच को समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत खेल जगत से करते हैं। एक सवाल था 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब के बारे में। हाँ, इसका सही जवाब तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं। कार्लोस अल्कराज उपविजेता इटली के जेनिक सिनर। इन पर सवाल आना ये बताता है कि परीक्षक अब नई पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार खेल की बदलती दुनिया से कितना वाकिफ हैं। और यही बात महिला एकल में भी लागू होती है, जहां विजेता अमेरिका की कोको गॉफ और उपविजेता बेलारूस की आर्याना सबालेंका रहीं। ये सब नए दौर के खिलाड़ी हैं। मतलब अब सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स रटने से काम नहीं चलेगा, खेल की वर्तमान स्थिति पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। इसी कड़ी में क्रिकेट से एक और बड़ा नाम सामने आया। 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। जी, एमएस धोनी। ये तो अपेक्षित था, पर क्या ये सम्मान सिर्फ उनकी कप्तानी और जीती हुई ट्रॉफियों के लिए है, या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? इसके मायने गहरे हैं। धोनी का हॉल ऑफ फेम में शामिल होना, जो कि वो 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं, असल में टी20 क्रिकेट को मिली एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन का प्रतीक है। अच्छा। उनसे पहले के ज्यादातर खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के युग के थे। धोनी का आना ये दिखाता है कि क्रिकेट की दुनिया अब खेल के छोटे प्रारूपों के रणनीतिकारों और उनके प्रभाव को भी उतना ही सम्मान दे रही है। और इसी से जुड़ा कोई और फैक्ट भी था शायद? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जून 2025 में सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनी। ओह, पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर। ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। जी, ये बताता है कि खेल में महिलाओं के योगदान को अब वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। महिला क्रिकेट से भी एक सवाल था स्मृति मंधाना पर, जिन्होंने एक बड़ा मील का पत्थर पार किया। हाँ, सवाल था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में 4000 रन किस वर्ष पूरे किए। तो वो तारीख थी 10 जनवरी 2025 आयरलैंड के खिलाफ राजकोट में। लेकिन यहाँ असली कहानी आंकड़ों के पीछे है। वो 4000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला तो हैं, पर उन्होंने ये मुकाम सबसे तेजी से सिर्फ 95 पारियों में हासिल किया। सबसे तेजी से? जी, ये मिताली राज से 17 पारी कम है। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट में आए आक्रामक और तेज तर्रार खेल के दौर का प्रतीक है। वाह, अब खेल में व्यक्तिगत उपलब्धियों की तो बात हो गई, लेकिन पर्दे के पीछे के नायकों यानी कोचों को भी सराहा गया। द्रोणाचार्य लाइफटाइम अवार्ड 2025 फुटबॉल के लिए अरमांडो कोलाको को दिया गया। जी, अरमांडो कोलाको। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो पूरी लिस्ट है, वो इस बार काफी कुछ कहती है। जैसे कि कुल 5 कोचों को सम्मान मिला। नियमित श्रेणी में पैराशूटिंग के लिए सुभाष राणा, शूटिंग के लिए दीपाली देशपांडे और हॉकी के लिए संदीप सांगवान थे। अच्छा, तो ओलंपिक वाले खेलों पर फोकस है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ओलंपिक में सफलता के बाद इन खेलों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और लाइफटाइम श्रेणी में बैडमिंटन के लिए मुरलीधरन के साथ फुटबॉल के लिए अरमांडो कोलाको का नाम भारतीय फुटबॉल के ग्रासरूट लेवल पर हो रहे काम को एक बड़ी पहचान देता है। चलिए अब खेल के मैदान से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ के सवाल सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। एक सवाल था कि किस लेंस को अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो ये टेक्स्ट बुक सवाल, लेकिन इसका आधार हमारे रोजमर्रा के अनुभव में है। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा करना। जी, अभिसरण का मतलब है एक जगह इकट्ठा करना। जैसे हम बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके कागज जलाते थे, वो असल में अभिसरण ही है। अच्छा। और इसके ठीक विपरीत अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, किरणों को फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। उसी से जुड़ा एक और सवाल था उत्तल दर्पण पर। अगर वस्तु अनंत पर हो
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये सवाल तो सीधे सीधे इसके सबसे आम उपयोग से जुड़ा है ना? बिल्कुल। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, जो आभासी, सीधा और मतलब बिंदु जैसा छोटा होता है। और इसी वजह से गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब दिखाता है और अपने छोटे आकार के कारण बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का पूरा नजारा मिलता है। तो ये सवाल सिर्फ भौतिकी नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुप्रयोग की समझ को भी परखता है। भौतिकी से एक और सवाल था तरंगों पर। यदि किसी तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दोगुनी कर दी जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा? इसमें व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स संबंध होता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रस्सी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर नीचे हिला रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे हिलाते हैं यानी कम आवृत्ति, तो रस्सी में लंबी लंबी लहरें बनेंगी, लंबी तरंग दैर्ध्य। जी। लेकिन अगर आप हाथ को बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलाते हैं, मतलब ज्यादा आवृत्ति, तो लहरें बहुत छोटी छोटी और पास पास बनेंगी। छोटी तरंग दैर्ध्य। सही। तो रिश्ता साफ है, आवृत्ति दोगुनी होगी तो तरंग दैर्ध्य आधी हो जाएगी। ये तरीका तो हमेशा याद रहेगा। इतिहास से जुड़ा एक विज्ञान का सवाल था जे थॉमसन की खोज के बारे में। जे थॉमसन, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये सवाल सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये विज्ञान के इतिहास का एक बड़ा मोड़ है। कैसे? थॉमसन से पहले माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग से साबित किया कि परमाणु के अंदर भी ऋणावेशित कण होते हैं। अच्छा, तो यहीं से परमाणु की संरचना को समझने की शुरुआत हुई। बिल्कुल, यहीं से वो दरवाजा खुला। रसायन विज्ञान से एक संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण पूछा गया था। विकल्प था कैल्शियम ऑक्साइड और जल का मिलना। हाँ, और ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसे हम में से कई लोगों ने असल में देखा होगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने को पानी में मिलाया जाता है तो वो उबलने लगता है। हाँ, वो मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनाते हैं। ये एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही हैं। और ये एक ऊष्मक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया भी है, इसीलिए बर्तन गर्म हो जाता है। जीव विज्ञान का सवाल परिवहन से जुड़ा था। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? इसका जवाब है प्लाज्मा। प्लाज्मा। इसे ऐसे समझिए कि हमारा रक्त एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस सिस्टम में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रक हैं, लेकिन बाकी सब कुछ, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जैसा कचरा, हार्मोन्स, मतलब बाकी सब सामान। हाँ, इन सब चीजों को ले जाने के लिए एक जनरल ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए। प्लाज्मा वही सर्विस है। ये रक्त का वो तरल हिस्सा है जो इन सभी चीजों के लिए डिलीवरी ट्रक और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी दोनों का काम करता है। और एक बहुत ही मजेदार सवाल था, एक पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाने और फिर छोड़ने पर वो किस दिशा में जाएगा? ये तो लगभग हर किसी ने बचपन में किया होगा। और इसका जवाब न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम में छिपा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब पत्थर घूम रहा होता है तो वो हर पल सीधी रेखा में भागना चाहता है, लेकिन डोरी का तनाव जो कि अभिकेंद्रीय बल है उसे लगातार अंदर की तरफ खींचता है। जिस पल आप डोरी छोड़ते हैं वो खींचने वाला बल खत्म हो जाता है। अब पत्थर आजाद है और वो उस पल जिस दिशा में उसका वेग था उसी सीधी रेखा में आगे बढ़ जाता है, जो कि उस गोले की स्पर्श रेखा होती है। बिल्कुल, उस वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट की दिशा में। अब आते हैं उस स्टैटिक जीके के सवाल पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य। हाँ, ये वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जैसा हमने शुरू में कहा, यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि परीक्षक अब सिर्फ हाल की घटनाओं पर ही नहीं बल्कि भारत की विरासत और पर्यावरण से जुड़े स्थायी महत्व के विषयों पर भी ध्यान दे रहे हैं। और आधुनिक भारत के प्रतीक चेनाब ब्रिज की ऊंचाई पूछी गई थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से इसकी ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है। इसे संदर्भ में रखने के लिए ये पेरिस के एफेल टावर से भी ऊंचा है। एफेल टावर से भी ऊंचा? जी, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये सवाल सिर्फ एक पुल के बारे में नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के बारे में है। भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि पर सवाल था, 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। 2025 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए।
तो मतलब इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। जी, स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली, ये सवाल सिर्फ एक तारीख के बारे में नहीं है, ये उस पहले कदम के बारे में है जिसने भारत को आज दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक बनाया है। ये चंद्रयान और मंगलयान तक के सफर की शुरुआत थी। अर्थव्यवस्था और आम आदमी से जुड़ा एक सवाल बजट से था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या है? केंद्रीय बजट 25-26 में इस सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब सीधा 2 लाख का इजाफा। जी, और ये सवाल दिखाता है कि उम्मीदवारों से ये उम्मीद की जाती है कि वे देश की प्रमुख आर्थिक नीतियों और उनके सामाजिक प्रभाव से अवगत हों। तो ये था 16 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट का हमारा विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि परीक्षक अब सिर्फ तथ्य नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वे ये देख रहे हैं कि उम्मीदवार उन तथ्यों के पीछे के ट्रेंड, उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग और उनके महत्व को समझते हैं या नहीं। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण से एक विचार ये भी मन में आता है कि क्या भविष्य की परीक्षाओं का जोर क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है पर और भी ज्यादा होगा। एक सोचने वाली बात है। शायद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की रणनीति में रटने से ज्यादा विश्लेषण करने और अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ने की कला पर ध्यान देना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।